नाज़रीन, NN न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम है। इस वक्त बिहार असम्बली के इंतखाबात के तीसरे दौर का मरहला जारी है और आज बिहार के अंदर दूसरे दौर के इंतखाबात शुरू हो चुके हैं और तीसरे दौर के इंतखाबात की तशहीरी मुहिम काफ़ी तेज़ी से चल रही है। इस दरमियान आने वाले 7 नवंबर को यहाँ पर तीसरे दौर में इंतखाब होना है। इस वक्त NN न्यूज़ की टीम जोकी हाट असम्बली हल्के के दूबा पंचायत के कामत हाट पर बैठी हुई है और यहाँ पर हम मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके मुख्तलिफ विधानसभा और असम्बली हल्के का दौरा करके हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस इलेक्शन में अवामी राय किस तरफ है और जिस तरीके से चुनावी पार्टियाँ अलग अलग तरीके से NDA की जो पार्टी है वो एक अलग मुद्दे पे इंतखाब लड़ रही है, इसी तरीके से जो महागठबंधन है जिसके अंदर कई सारे दल हैं, कांग्रेस है, RJD है, CPI है और बहुत सारी ऐसी सियासी जमातें हैं जो अपने एक अलग मुद्दे को लेकर अपने एक अलग विज़न को लेकर इस वक्त इंतखाबी मैदान में है। लेकिन हम इस वक्त बात करेंगे जोकी हाट असम्बली हल्के की, चूँकि ये असम्बली हल्का इस वक्त एक हॉट लिस्ट पर है और पूरे बिहार के अंदर मोकामा के बाद जोकी हाट असम्बली हल्का एक हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी है। वो इस वजह से कि इस असम्बली हल्के में इस वक्त ये पहला मौका है, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ही सियासी घराने के दो चश्मो चिराग इस वक्त सियासी मैदान में है, सियासी अखाड़े में है। मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब के बड़े साहबजादे जो बिहार के साबिक रियासती वजीर भी हैं और अररिया लोकसभा हल्के से वो मेंबर पार्लियामेंट भी रह चुके हैं, वो भी इस वक्त महागठबंधन के टिकट पर RJD के उम्मीदवार हैं और साथ ही उनके छोटे साहबजादे जनाब शाहनवाज आलम साहब, जिनका RJD में टिकट कटने की वजह से यहाँ पर MIM ने जो सेकुलर डेमोक्रेटिक फ्रंट है जिसकी सरबराही देवेंद्र यादव जी कर रहे हैं, उसी के एक घटक दल MIM ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यानी असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी ने उनको अपना उम्मीदवार बनाया है। एक ही घर के और एक ही खानदान के दो फर्द के सियासी मैदान में आने की वजह से जोकी हाट असम्बली हल्के का जो चुनाव है, यहाँ का जो इंतखाब है, काफ़ी दिलचस्प हो गया है। लोगों के अंदर गहमा गहमी बढ़ गई है और सियासी पार्टियों का एक तरीके से पारा जो है काफ़ी गर्म हो चुका है। इस वक्त हम यहाँ पर ईदगाह हाट के अंदर बैठे हुए हैं। यहाँ के मुअज़्ज़ज़ लोग जनाब मास्टर खालिद साहब और यहाँ के बहुत ही बाअसर और बारूसूख शख्स जनाब डॉक्टर आफाक साहब के दरमियान हम इस वक्त मौजूद हैं। हम इन लोगों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस मर्तबा जब एक ही घर से दो भाई चुनावी मैदान में हैं और दोनों के चुनावी मैदान में होने की वजह से सियासी दिलचस्पी और सियासी शऊर जो है लोगों में बेदार हो चुका है। जहाँ एक तरफ लोग BJP के खिलाफ, NDA के खिलाफ महागठबंधन को जिताने की बात करते हैं, महागठबंधन की सरकार बनाने की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जनाब शाहनवाज आलम साहब को लोग कामयाब करके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हाथ को मजबूत करना चाहते हैं और अपनी ताकत, अपनी क़यादत के जो फार्मूला है उस पर अमल करना चाहते हैं। आइए हम जानना चाहते हैं सबसे पहले मास्टर खालिद साहब से, जो कि शुरू से राजद से जुड़े हुए शख्स हैं, महागठबंधन के पैरोकार हैं और तस्लीमुद्दीन साहब के बड़े साहबजादे जनाब सरफराज आलम साहब की इस वक्त वो पैरवी कर रहे हैं और इस वक्त लोगों में जो है बेदारी की मुहिम चला रहे हैं। ये इसलिए हमारे लिए अहम है मास्टर खालिद साहब, चूँकि इन्होंने मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब के ज़माने से ही उनके साथ रहे हैं और इनका जो सर्विस पीरियड है उसके बाद से ये मुसलसल जो है सियासत में सरगर्म है और सरगर्म समाजी कारकुन है। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं, कुछ सवालात इनसे करते हैं और उसके बारे में हम नाज़रीन को ये दिखाना चाहेंगे कि आखिर किस तरीके से यहाँ के लोगों की दिलचस्पी किस तरफ है। आया वो लोग यहाँ पर MIM की तरफ जाना चाहते हैं या फिर लोग गठबंधन को वोट करना चाहते हैं। आइए हम इनसे जानना चाहते हैं। सबसे पहले मास्टर साहब, ये आपसे हमारा सवाल है कि इस वक्त जोकी हाट असम्बली हल्के के अंदर मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब के दो साहबजादे, शाहनवाज साहब और बड़े साहबजादे उनके सरफराज साहब, और जोकी हाट असम्बली हल्के से 4 मरतबा वो विधानसभा के लिए चुने जा चुके हैं
बिहार के रियासती वजीर भी रह चुके हैं, अररिया विधानसभा लोकसभा से मेंबर पार्लियामेंट भी रह चुके हैं मरहूम तस्लीमुद्दीन के गुजरने के बाद। इस वक्त राजद ने उनको उम्मीदवार बनाया है। तो जहां तक जो आपके अपोजिशन में लोग हैं, जो आपकी अपोजिशन में जमात है, MIM के जो कैंडिडेट हैं या उनके जो पैरोकार हैं, उनके जो हिमायती हैं, उनका ये कहना है कि सरफराज साहब ने MIM राजद का टिकट जो शहनवाज साहब को होना था वो सरफराज साहब ने छीन कर लिया है। और एक सवाल आम जनता की ये दिखती हुई हमें नजर आ रही है, क्योंकि हम लोग सर्वे करते हैं कि सरफराज साहब MP में थे, उन्हें MLA में आने की जरूरत क्या थी? उनको अपने छोटे भाई की हिमायत करनी चाहिए थी और उनको अपने छोटे भाई को जिताकर यहाँ से विधानसभा भेजना चाहिए था। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये हम कहना चाहते हैं कि विधानसभा में सरफराज आलम इसलिए आया, वो अपने नहीं आया, हम लोग उनको मशवरा दिए, क्योंकि शहनवाज आलम जो धोखी के MLA थे तो वो धोखी को संभाल नहीं सकते और जरूरत थी अब पावर का। तो पावर में सरफराज आलम दबंग है, इसलिए हम लोग कहे कि तुम लोग इसमें आ जाओ, क्या कहते हैं, असेंबली में जीत करके एक पावर में आ जाने के बाद लोगों का भला होगा और धोखी का भला होगा। इसलिए उसको हम लोग मशवरा दिए है आने के लिए, वो अपने से आया क्योंकि वो दबंग है और पूरे अररिया में दबंग है, इसलिए हम लोग मशवरा दिए, इसलिए वो आया, अपने से नहीं आया। अच्छा, कहीं ना कहीं लोगों के जहन में ये बात भी मौजूद है कि अभी सरफराज साहब विधानसभा के इलेक्शन में जीत कर चले जाएंगे, 2024 में यहाँ पर लोकसभा का इंतखाब होना है, फिर वो लोकसभा के लिए उम्मीदवार बनेंगे और लोकसभा में जीत कर अगर वो चले जाते हैं तो उसके बाद उनकी रणनीति क्या होगी या आप लोगों की जो सियासी हिकमत अमली है वो क्या होगी? लोगों का ये मानना है, लोगों का ये कहना है कि अगर वो दोनों भाई साथ होकर चलते हैं, एक भाई MLA में रहते हैं, एक भाई MP में रहते हैं, तो इससे जो कि विधानसभा हल्के के लोगों को और पूरी अररिया की आवाम को एक मजबूत सियासी क़यादत मिलेगी। सरफराज साहब MP में रहेंगे, शहनवाज साहब MLA में रहेंगे। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इस वक्त हालात हाजरा उनका MLA होना जरूरी है। एक मिसाल मैं दे रहा हूँ, तो ये कि शहनवाज साहब अभी MLA थे और प्रदीप जो BJP के नेता है, एक बहुत शरीफ और ईमानदार अफसर, डिस्ट्रिक्ट अफसर जो लेडी जो हमारा SP थी, तो मैडम ईमानदारी से काम कर रही थी, कहीं कम्युनल राइट होने नहीं दिया, जहाँ भी सुनती थी वो अपने कंट्री करती थी, कोई पब्लिक को अपने को पूछती थी, जो भी मिलना चाहते थे उनसे वो मिलती थी और कोई चीज़ की एक पैसा नहीं लेती थी। इतना ईमानदार अफसर को प्रदीप की बात या किसी ने नहीं सुना, वो पावर का इस्तेमाल करके उसको सरपंच कर जरूरत थी और पावर का इस्तेमाल किया। अगर सरफराज आलम साहब पावर में आ जाएंगे तो वो काउंटर करेंगे, इसलिए इनका पावर में आना जरूरी है। एक चीज हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जोकीहाट विधानसभा हल्का जो है, यहाँ तकरीबन 75% मुस्लिम राय दहिंदगान है और बाकी जो है अदर जात के लोग हैं। तो यहाँ पर इन दोनों भाई के सियासी अखाड़े में, सियासी मैदान में उतरने की वजह से दोनों की दावेदारी काफी मजबूत मानी जा रही है। दोनों के जो हिमायती लोग हैं वो ये दावा करते हैं कि हम जीत रहे हैं। कहीं इन दोनों की लड़ाई के चक्कर में जोकीहाट विधानसभा के अंदर BJP बाजी मार कर ले जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो इसके जिम्मेदार आप किसको मानेंगे? देखिए, इसके लिए जिम्मेदार हम डायरेक्ट अवैसी साहब को मानेंगे। और ये क्यों? सबसे पहले टिकट राजद का सरफराज आलम को दिया और सरफराज आलम टिकट छीन के नहीं लिया। कुछ लोगों का जो चार्ज है यह गलत है, क्योंकि सरफराज आलम साहब दबंग नेता थे मुकाबले में शहनवाज का। भाई तो जरूर था, लेकिन ये उनसे सीनियर थे, MP रह चुके थे, मिनिस्टर रह चुके थे, तो सबको जरूरत था अपना अपना मफाद के लिए। तेजस्वी साहब को ये अपना मफाद के लिए दबंग नेता जरूरत था, इसलिए उनको वो टिकट दिया। और टिकट देने के बाद अब दोनों भाई का सवाल जो आप पूछे, दोनों ही भाई है, तो भाई तो दोनों है, तो जिस लायक रहेगा उसको हम चुनें। अगर कोई भाई हमारे उलमा कराम है तो जहाँ उस मामले की बात होगी उसको हम चुनेंगे। एक भाई उससे कम है उसको पहले न चुनेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर 3 भाई है, 3 भाई में मकीम है, सरफराज आलम है, शहनवाज आलम है। तो मकीम वहाँ पर DRDM है, उससे दरिद्र है। मान लीजिए कि हम लोग 3 भाई, अब मास्टर है, हमारा एक भाई मौलवी है, एक भाई हमारा डीलर है,
तो जहाँ पर इमाम की जरूरत पड़ेगा, इमाम के लिए हम जाना चाहेंगे, इमामियत के लिए हदीस मसला जमात का या जमात की नमाज जनाजा पढ़ाने का, निकाह पढ़ाने का, वो हम मौलवी साहब को लोग कहेंगे, वो मौलवी साहब जाएंगे। और जहाँ पर नेतागिरी की बात होगी, पंचायती की बात होगी, लोग हमको कहते हैं। जब लड़ाई की बात होगी और भी कोई खुद होगा वो भाई को कहेगा, तो वो भाई को नमाज पढ़ाने के लिए तो नहीं कहेगा, भाई तो हमारे यहाँ तीनों ही एक बाप का हम लोग हैं। ये आपके कहने का मकसद ये है कि जोकीहाट विधानसभा हल्के के लिए सरफराज साहब ही ज्यादा मौजूद मुनासिब है। हाँ, और इसीलिए सरफराज साहब जो मुनासिब है दोनों भाई में जो दबंग है, इसलिए हम लोग सरफराज साहब को वोट देना चाहते हैं, उसको पावर डालना चाहते हैं। शाहनवाज भी शरीफ लगता है, उससे हम लोग रंजिश नहीं है, लेकिन वो शराब शरीफ प्राप्त वजह से दबंग नहीं है, ये केंद्र दबंग है, इसलिए हम लोग सरफराज साहब को करना चाहते हैं। अच्छा, एक चीज हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि आप ये कह रहे हैं कि अवैसी साहब जिम्मेदार होंगे अगर बीजेपी यहाँ से जीतती है, तो आप ये कहते हैं इस जिम्मे में कि अवैसी साहब ने उनको बुलाकर टिकट दिया है, लेकिन हमने मोतबर जराये से जो बातचीत की है वहाँ पर हमें ये पता चला है कि टिकट अवैसी साहब ने बुलाकर नहीं दिया है, बल्कि टिकट के लिए शाहनवाज साहब या उनके जो हमायती लोग हैं वो खुद उन्होंने कोशिश की है। यहाँ पर टिकट के दावेदार अब्दुल्ला सालिम साहब थे, उनको मनाया गया और उसके बाद जो है वो टिकट वहाँ से लिया गया। उसमें उनकी वालदा का भी जो है बहुत बड़ा रोल रहा है, उनकी वालदा की हिमायत रही है। तो ऐसी सूरत में अगर आप लोग ये इल्ज़ाम अवैसी साहब पर देते हैं कि अवैसी साहब ने खुद बुलाकर टिकट दिया है, दोनों भाइयों को लड़ाने के लिए वो जिम्मेदार है, तो इस सूरत में आप क्या कहेंगे? इसलिए हम ये कहेंगे कि टिकट का मालिक जो है अवैसी साहब है, चाहे उसका माँ कहे, भाई कहे, सारे लोग कहे, तो वो तो धुरंधर थे, बात आदमी थे, वो नहीं जानते थे कि जो दो भाई हम टिकट दे रहे हैं, सरदार साहब राजद के सीनियर लीडर हैं, जो जीतने जा रहे हैं, उनका भाई को जो हम टिकट देंगे तो वोट बंटवारा होगा, जब बंटवारा होगा तो बीजेपी को फायदा हो जाएगा। वो जानबूझ करके टिकट दिए ताकि वोट बढ़ जाए, सरफराज आलम का वोट काट रहे, राजद का वोट कम हो जाए और बीजेपी जीत जाए। इसलिए हम सरासर जीत गए, क्या उसका माँ कहे, बाप कहे, भाई कहे, तो बात राजद आदमी है, तो बात राजद नहीं सोच सकते थे हमारा टिकट देने से क्या हो जाएगा, टिकट देने से वोट काटेगा काम है, जब वोट काटेगा वोट राजद का कम होगा, बीजेपी जो है बेनिफिट ले लेगा। इसलिए अगर बीजेपी अगर यहाँ पर आ जाती है, इसका सरासर जिम्मेदार अवैसी साहब को मानते हैं। कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि जहां एक तरफ आप अवैसी साहब को इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं, वहीं दूसरी तरफ आपकी भी जिम्मेदारी बनती है? देखिए, अगर ऐसा नहीं हो सकता था कि जब राजद ने सरफराज साहब को उम्मीदवार बनाया, उनको अपना सिंबल उनके हाथ में दिया, तो उनको अगर वो ये कोशिश करते कि वो अपने छोटे भाई को मनाकर यहाँ पर ले आते और उनको अपने कंट्रोल में रखते और पार्टी उनको मना लेती, कहीं ना कहीं पार्टी मनाने में उनको नाकाम रही है या सरफराज साहब उन अपने छोटे भाई को मनाने में नाकाम रहे हैं, ऐसा आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? नहीं, सरफराज साहब मनाने का कोशिश किए, खुद तेजस्वी साहब उसको कहा कि हम एमएलसी बनाते हैं, और वो लड़का शरीफ है, वो बात मान भी गए थे। कुछ लोग उसको मोहरा बना करके, सियासी मोहरा बना करके उसको खड़ा कर दिया, और इंशाल्लाह अगर सरफराज साहब जीत जाएंगे फिर दोनों भाई में हम लोग मिलाने की कोशिश करेंगे। वहाँ जहाँ दोनों को लड़ाने का लोग कोशिश किया है, वहाँ हम लोग अपना उसको मिलाने का कोशिश करेंगे। हम लोग जिम्मेदारी है उनको मिलाएंगे, अगला सीट या कोई पद उसको मिलाएं सरफराज साहब। चलिए, इन दोनों भाई की सियासी लड़ाई के बीच में जो है अभी तक मुद्दों की बात नहीं हो पा रही है, हम आपसे थोड़ी बात मुद्दों पे भी कर लेते हैं। सरफराज साहब जो कि विधानसभा असेंबली हल्के की नुमाइंदगी तकरीबन 20 सालों से कर रहे हैं, बीच में मंजर साहब भी रहे हैं, लेकिन वो 4 मरतबा यहाँ से असेंबली के लिए मुंतखब होकर जा चुके हैं, रियासती वजीर भी रह चुके हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सरफराज साहब ने अपने इस पॉलिटिकल उसमें सियासी माजी के अंदर जो है जोकीहाट विधानसभा असेंबली हल्के के लिए क्या किया है, और अगर इस बार आप जीतते हैं तो आपका जो इंतखाबी मुद्दा है वो क्या होगा, जोकीहाट असेंबली हल्के के लिए आप कितने तरक्याती काम कराने के ख्वाहा हैं, और यहाँ की आवाम को आपसे क्या उम्मीद है वाबस्ता? देखिए, सरफराज आलम जहाँ रोड नहीं था वहाँ रोड दिलाया, फंड लाया, आपदा में पैसा लाया, अभी भी सैलाब आया लेकिन कोई नहीं ला सका, जब पावर में थे वो लाया, घर घर पैसा दिलाया और रोड बनाया, गली गली में रोड बनवा दिया। दूसरी बात, सरफराज साहब जो बिजली यहाँ नहीं रहती थी वो बात किया, जाके हेडक्वार्टर से ये कहा, हेड निकाला, हेड को बढ़ाया और पावर ग्रेड को बढ़ाया, बिजली को सुधारा। अभी हम लोगों के यहाँ पहले के मुकाबले में
80-90% बिजली सुधार है और कोशिश वो करेंगे सुधार के लिए और रोड के लिए किए हैं करेंगे। जहाँ प्राइमरी स्कूल था उसको मिडिल बनाया, जहाँ मिडिल था हर पंचायत में हाई स्कूल करवाया। तो कैसे नहीं काम किए? जो काम का चीज आप घर घर से जाकर के सबका नहीं सुन सकते। जो जनरल काम है उसके लिए हम लोग जानते हैं कि रोड के लिए रोड किया, बिजली के लिए बिजली को सुधारा, स्कूल के लिए स्कूल को सुधारा। जहाँ तक लोग कहते हैं कि पढ़ाई कम है टीचर नहीं, ये तो लोकल आदमी पर कमेटी जो बना दिया, कमेटी आखिर क्या करती है? एक आदमी कहीं सबको देख सकता है? आप लोग जवाब दीजिए। लोगों की ये शिकायत है कि जो यहाँ पर स्कूल हैं उन स्कूलों में सही तरीके से सही ढंग से ना तो तालीम होती है ना ही टीचर वगैरह आते हैं, तो वो आखिर उसमें जिम्मेदारी किसकी बनती है? ये जिम्मेदारी तो लोकल कमेटी जो मुंतजमा कमेटी है, लोकल में जो मैनेजिंग कमेटी बनाया जाता है, निगरानी कमेटी बनाया जाता है, तो क्या करने के लिए बनाया जाता है? किसी खाने के लिए, ये देखने के लिए कौन टीचर का चाल कैसा, कौन कैसा, फेल कैसा है, पढ़ाई होती है कि नहीं होती है, उसको जांचना चाहिए। क्या कमेटी में लोग पढ़े लिखे नहीं है? जाके बच्चे को पूछ सकते हैं, भाई तुम आज मैथ पूछ ले, इंग्लिश पूछ ले, जो भी सब्जेक्ट का पूछना है। ये जिम्मेदारी लोकल लोगों पर आती है, जो कमेटी के जिम्मेदार है, मुंतजमा कमेटी जो मैनेजिंग कमेटी के लोग हैं, ये जिम्मेदारी उन पर है। अब ये कमेटी क्या करने के लिए बना दिया? एक आदमी तो सारा स्कूल को नहीं देख सकता, सारी जगह तो नहीं जा सकता, एक ही काम तो नहीं है। ये जिम्मेदारी कमेटी का है, ये सरासर कमेटी का कमजोरी है। लोगों का ये मानना है कि जो कि विधानसभा असेंबली हल्के के अंदर ना तो कोई कायदे का कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, ना कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है, ना कोई पॉलिटेक्निक कॉलेज है, ना ही कोई कायदे का सरकारी हॉस्पिटल है। एक सरकारी हॉस्पिटल है, उसकी इमारत इतनी खस्ता हो चुकी है कि लोग जब उसके अंदर जाते हैं तो उनको जाने से पहले मौत का खौफ सवार हो जाता है। और वहाँ पर जो उसके सामने सड़क चलती है, उस सड़क की यह हालत है कि जब लोग वहाँ पर जाते हैं बरसात के दिनों में तो तकरीबन 2-2 फीट जो है वो कीचड़ में पैर डाल के फिर उनको वहाँ से निकलना पड़ता है। इस खस्ता हाली के लिए, जो कि हाट की इस बदहाली के लिए किसको आप जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, जहाँ तक हॉस्पिटल का सवाल है, कितने डॉक्टर या कंपाउंडर को या वहाँ के स्टाफ को वो सस्पेंड कराए, एक बात। दूसरी बात कि वो जब भी गए हॉस्पिटल में अपने जाकर निरीक्षण किए, तो रोज तो नहीं जा सकते हैं, जब वो गए पकड़े उसको सस्पेंड करवाए। ये जिम्मेदारी और लोगों पर ही बनती है। अगर जहाँ पर नहीं होता जाकर शिकायत करें, नहीं सुनता अफसर, जाकर के सरकार साहब को कहें, वो अफसर को कहें। लेकिन कई आदमी जाकर कहा, शिकायत किया, कोई नहीं जाकर कहा, वो अपने जाके। सड़क जहाँ तक सवाल सड़क का बात है, सड़क बना दिया, सैलाबी इलाका है, हम लोगों का सैलाबी इलाका में यहाँ पर तुरंत हर साल सैलाब आने की वजह से सड़क खराब हो जाती है। तब क्या किया जाए? हर साल बना जब तक सकता है, पुल पुलिया बनाते हैं। इस इलाके के लोगों को एक बहुत बड़ी परेशानी उनके सामने ये होती है कि यहाँ के लोग, यहाँ के जो मजदूर हैं, उनको रोजी रोटी कमाने के लिए, रोजगार के लिए यहाँ पर कोई भी मुस्तकिल ऐसा कोई शोबा नहीं है, ऐसा कोई कारखाना नहीं है। लोगों की ये शिकायत रही है कि सरफराज साहब, तस्लीम साहब इतने दिनों से जोकी में उन्होंने मतलब उनको सरदारी मिली है, तो आखिर उनके ज़रिए से कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिसके ज़रिए से 1000-2000 लोगों को रोज़गार मिल सके यहाँ पर। तो जिसकी बिना पर लोग मजबूर होकर यहाँ पर हज़ारों की तादाद में जो है पलायन करते हैं, बाहर दिल्ली, पंजाब और हरियाणा की तरफ जो है कूच करते हैं। अभी भी हम लोगों ने ये देखा है कि रोजाना 2 से 4 बसें, 5 बसें भर भर के लोग यहाँ पर जो है रोजी रोटी कमाने के लिए जा रहे हैं। अगर आपको इस बार लोग मौका देते हैं, आवाम आपको मौका देती है, तो आप इस कमी को दूर करने के लिए आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, अभी जो इस कमी को दूर करने के लिए जूट मिल किशनगंज और अररिया में ब्रांच फला था, हरियाबारा में, उसको चालू कराएंगे। और क्योंकि मुस्लिम इलाका है, इसलिए वो आगे के लोग भी नहीं देना चाहते फैक्ट्री को, वहाँ का लोग रोजगार मिलेगा। इसके लिए इसको डट कर काम करना चाहिए और करेंगे। जो बोलते हैं कि हम अपने लिए लड़ेंगे और फैक्ट्री खोलेंगे और फिर जूट मिले सबको चालू कराएंगे, उससे रोजगार मिलेगा लोगों को। तालीम के मैदान में जो कमियां हैं, यहाँ पर तालीम को हासिल करने के लिए लोग जो है दूसरे रियासतों की तरफ यहाँ के बच्चे जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, राजस्थान जाते हैं और यूपी जाते हैं। तो उस मैदान में जो कमी है, उस कमी को दूर करने के लिए आपका क्या इंतखाबी मंशूर है? उसका है कि यहाँ पर एक फैक्ट्री हो जाए, कल कारखाना खुल जाए, उससे लोगों को रोजगार मिलेगा, ताकि यूपी या बाहर नहीं जाए स्टेट से,
ये जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट ने किया। अब मान लीजिएगा अभी जैसे 5 साल 15 साल से भी नीतीश सरकार को चाहिए था। नहीं, हमारे बच्चों के सामने सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि वो हाई स्कूल के बाद या इंटरमीडिएट के बाद जो है वो बाहर का रुख करते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जाते हैं या JNU जाते हैं, जामिया मिल्लिया जाते हैं या दीगर तालीमी इदारों में वो आला तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं। अगर आप की सरकार बनती है, महागठबंधन की सरकार बनती है, आप मुंतखब होते हैं, आपको अवामी राय से जो है चुना जाता है, तो आप इस सिमत में क्या कदम उठाएंगे? अगर राजद सरकार बन गई, गठबंधन का सरकार बन गई और इंशाअल्लाह ये इनका मंसूबा है, ये इनका प्लान है, मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज और जो पूर्णिया यूनिवर्सिटी बना है जैसे उसको अररिया में भी हम कॉलेज दे करके और उसको आला साला पूर्णिया ही को सही सबसे और बेहतर बना देंगे ताकि जामिया मिल्लिया या अलीगढ़ नदवा वगैरह नहीं जाए। ये मंसूबा होता है, वो बोलते हैं और बोलते हैं तो वो करेंगे इंशाल्लाह, हम लोग भी कहेंगे करो। आम लोगों की एक बहुत बड़ी शिकायत ये भी है कि आमतौर पे ब्लॉक के अंदर जो वो किसी काम के लिए भी जाते हैं, जाति निवासी बनाने के लिए जाएं या क्या कहते हैं राशन कार्ड के सिलसिले में जाएं, किसी भी सिलसिले में वो जाते हैं तो उनको वहाँ पर PC देना पड़ता है, रिश्वत देनी पड़ती है। थाने में कोई मामला हो जाए तो उनको वहाँ पर जो है PC देना पड़ता है। इन चीजों से निजात दिलाने के लिए आप अगर आते हैं तो आप क्या कदम उठाएंगे, इस बारे में मजबूती के साथ बताएं। ब्लॉक का हालत सर्दी हो गया, 10 टिका लेता था वो 20 टिका लेता है और सही का दाखिल खाली न ब्लॉक का कोई काम, न अंचल का कोई काम, न थाना को कोई कंट्रोल। ये तो खुद वो सरकार बोलते हैं कि हमको अफसोस होता है, इसीलिए ना हम लोग उसको कहें कि आप वहाँ आइए ताकि सबको सुधारिए। वो भी बोलते हैं कि हम जब आएंगे इंशाल्लाह सुधारेंगे और हम लोग उसी सुधारने के लिए उसको यहाँ लाते हैं, इसीलिए आज MLA के लिए उसको चुनते हैं। अब हम डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे, डॉक्टर साहब ये बताइए कि इस वक्त सियासी अखाड़े में जो कि विधानसभा में 2 सगे भाई हैं और दोनों सगे भाई की वजह से इंतखाबी माहौल जो है काफी गर्मा चुका है, दिलचस्प हो चुका है, ऐसे में आपकी क्या राय बन रही? हम लोग आपस में वोट को बंटवारा करने की कोशिश नहीं करेंगे, इसलिए अगर वोट का बंटवारा करने की कोशिश करेंगे तो तीसरा महाल जो फायदा उठा लेगा। हम चाहते हैं कि एक साइड को वोट करके सबको गाँव में दिन में करने सुनने जो है। अच्छा, लोग तो किस पार्टी में? हाँ, लालटेन में लोग ये कहते हैं कि मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब जो यहाँ के सियासी सरपरस्त थे हमारे इलाके के, वो ये जो दोनों साहबजादे हैं वो उन्हीं के खून हैं, उन्हीं के सपुत्र हैं। तो लोग ये कहते हैं कि भाई हम छोटे को सपोर्ट कर रहे हैं या बड़े को सपोर्ट कर रहे हैं, जा तो उन्हीं को रहा है, क़यादत तो उन्हीं के घर में जा रही है। तो जो लोग शाहनवाज साहब की हिमायत की बात करते हैं या सरफराज साहब की हिमायत की बात करते हैं, उन लोगों के बारे में आप ऐसे लोगों के बारे में क्या कहेंगे, क्या मशवरा उनको देना चाहेंगे आप? हम तो ये मशवरा देंगे जो अहल है, जिस काम का जो अहल है वो उस पर गाँव जो उसको हम करेंगे। और हमने अहल को देखा बीच में जो ये हुआ इलेक्शन हुआ, इसमें ये अच्छा रोल अदा नहीं कर सकते। अच्छा रोल अदा नहीं करते, जैसा जो होना चाहिए एक असेंबली के मेंबर में जैसा होना चाहिए था, उस पर जो है ये मुनासिब काम होगा। लोगों का मानना है कि शाहनवाज आलम साहब जो है काफी पढ़े लिखे हैं, LLB किए हुए हैं, एडवोकेट हैं, बाखलाक भी हैं और लोगों में बहुत अच्छी छवि भी है उनकी, इस वजह से लोग उनको पसंद करते हैं। तो आप ऐसी क्या चीज आपने देखी है कि जो आप उनके बजाय सरफराज साहब को पसंद करना चाहते हैं? देखिए, तालीम का मेयार कुछ और है जी और तजुर्बा का मेयार कुछ और है जी। तालीम से तो अब आला कमान की बात होती है जी, और तजुर्बा ये अलग चीज़ है जी। इसके बाद अभी तजुर्बे की कमी है। अच्छा, अभी यानी आपका मकसद ये है कि इनको अभी सीखने की जरूरत है? अच्छा, तजुर्बा नहीं है अभी। अच्छा अच्छा, तो तजुर्बा हो जाएगा इंशाअल्लाह उसको। दोनों भाइयों में इस वक्त जो है सियासी लड़ाई चल रही है, ये तो 10 तारीख के बाद पता चलेगा कि बाजी किसके हाथ लगती है। तो ऐसे में मान के चलते हैं कि अगर किसी एक भाई के हाथ बाजी लगती है तो दूसरे भाई को वहां पर इंसाफ के लिए अपने भाई के साथ क्या करना चाहिए, इसमें क्या कहेंगे आप? दोनों भाई जरा आपसी इत्तेफाक पैदा करें जी। दोनों भाई लेकिन इत्तेफाक यहाँ पर कैसे होगा? एक RJD में है और दूसरे MIM में है। तफरीक तो हो जाता है जी, तफरीक के बाद जो है इत्तेफाक भी होता है। जी जी, सही बात है। तफरीक के बाद इत्तेफाक भी होता है जी। वो जब ये मेरा जब इस पर अपना पोस्ट पर आ जाएंगे उसके लिए कुछ सोचेंगे।
उसका खाई नहीं। अच्छा, एक चीज़ हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमने अभी पीछे कई सभाओं में भी देखा है, कई जगह भी देखा है कि राजद के जितने भी महागठबंधन के पैरोकार हैं या वोट मांगने वाले लोग हैं, वो एक तरीके से मतलब अवैसी साहब को डायरेक्ट निशाना बना के उनकी ज़ात पर हमला करते हैं, उनको बीजेपी का एजेंट कहते हैं या तरह तरह की बातें करते हैं। क्या आपके हिसाब से, आपके तजुर्बे के हिसाब से इंतखाबी मंशूर को लेकर चलना चाहिए या अपने मद्दे मुकाबिल पे इस तरीके से उंगली उछालना मुनासिब है कहीं? देखिए, ये बात तो मुनासिब नहीं है, लेकिन एक हद तक ये बात है कि जब आपका पार्टी है, आप रखा है पार्टी का नाम इत्तेहाद मुस्लिमीन जी, आपने क्या यहाँ पर मुस्लिमीन का इत्तेहाद किया? हम इत्तेहाद तो नहीं किया, बल्कि आप तफरीक किया है। अच्छा, अवैसी साहब ने अपने रैली के अंदर उदाहाट में ये कहा था कि मैं भाई सरफराज साहब को ये मशवरा देना चाहूँगा कि वो अपने छोटे भाई के हक में विड्रॉ करें, और लोकसभा के इलेक्शन में वो बीजेपी को छोड़ के किसी भी पार्टी के सिंबल पर आते हैं तो मैं उनका इंतखाबी प्रचार करूंगा, उनकी इंतखाबी तशहीर करूंगा। तो ऐसे में तो सरफराज साहब के लिए उन्होंने अपनी तरफ से एक बेहतर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, ये तो वक्त की बात है। कुछ लोग होते हैं वक्त शनास, ये वक्त की बात है। जब काम निकालना होता है अपना, तो मीठी मीठी बात बोल करके जो अपना, अच्छा, ये टालने की बात है। कौन ऐसा है जो बीजेपी का आगे करेगा? तो नाज़रीन, आपने देखा इस वक्त हम डोबा पंचायत के कामत हाट पर बैठे हैं और यहाँ पर एक खास बातचीत हमारी यहाँ के जो सरपरस्त हैं जनाब डॉक्टर आफाक साहब और जनाब मास्टर खालिक साहब, जो रिटायर्ड मास्टर हैं, उनसे हम लोगों ने, अब्दुल खालिक साहब, हम लोगों ने उनसे सियासी तौर पर इस वक्त के जो सियासी माहौल है उसको देखते हुए, उसके मद्देनजर रखते हुए जो है हम लोगों ने उनसे खास बातचीत पेश की है। हम आगे भी आपसे इसी तरीके की खास पेशकश के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। देखना है इस वक्त जोकीहाट असेंबली हल्के का सियासी माहौल काफी गरमाया हुआ है। दोनों भाई के हिमायती जो हैं वो अपने अपने उम्मीदवार को जिताने की उम्मीद में लगे हुए हैं, जिताने का दावा कर रहे हैं। आने वाले 7 नवंबर को यहाँ पर वोट डलना है और 10 नवंबर को यहाँ पर तीसरे मरहले के और सभी मरहले के इंतखाबी नताइज का ऐलान होना है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये सियासी बाजी किसके हाथ लगती है। MIM इसमें कामयाबी हासिल करती है या महागठबंधन बीजेपी के क्या कहते हैं खिलाफ जो सरकार बनाने जा रही है उसको यहाँ पर या कामयाबी हासिल होती है, ये आने वाले 10 नवंबर को बताएगा, पता चलेगा। उस वक्त के लिए आप हमें इजाजत दीजिए, हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे एक नई रिपोर्ट के साथ, एक नई पेशकश के साथ। कैमरामैन मोहम्मद असद के साथ आफ्ताब अजमत, NN न्यूज़, जोकीहाट विधानसभा, अररिया, बिहार।